क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे सेट के ऊपर। ठीक है, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जो कि स्टेट बोर्ड के बुक से थे। अब जितने भी क्वेश्चंस इसके आगे सेट के ऊपर डिस्कस होंगे वो सेंगेज की जो जेई मेंस वाली किताब है ये वाली, तो इसमें से मैं डिस्कस करूँगा। इसके अंदर जितने भी सेट के लिए जितने भी क्वेश्चंस दे रखे सारे के सारे डिस्कस करूँगा। वैसे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, लेकिन बता नहीं सकते, आ भी सकता है। मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो ना आने की है, लेकिन अगर 1% भी पॉसिबिलिटी हम ध्यान में ले तो भी हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, और बेसिक भी है। ठीक है, तो कुछ 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे सेट का पूरा आइडिया क्लियर होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और सेट थ्योरी के अंदर जितनी भी चीज़ें बताई गई है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे सामने और हमें बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, उसका यूज़ करना है और इसके ट्रू और फॉल्स होने के बारे में बताना है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो एक स्टेटमेंट देते हैं तो अगर हम उसको ट्रू कहते हैं तो आप कोई भी अगर सेट्स लेते हो उससे रिलेटेड, मतलब आप कोई भी सेट लेते हो तो उसके लिए वो ट्रू होना चाहिए। इस हिसाब से हमें ट्रू या फॉल्स डिसाइड करना है। मतलब जनरलाइज्ड तरीके से वो दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम लोग कोई भी जब स्टेटमेंट करते हैं तो वो एक्सेप्शनल स्टेटमेंट होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, या फिर वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होता है, इस हिसाब से यहाँ पर हमें सोचना है। मतलब अगर यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है उसके बारे में अगर ट्रू कहता हूँ तो उसके अंदर जो हकीकत बयां की गई है, जो भी रूल बताया गया है, क्या वो सभी सेट्स के लिए अप्लाई होता है। अगर होता होगा तो फिर वो ट्रू होगा। लेकिन अगर हम एक भी ऐसा एग्जाम्पल खोज पाए कि जिसके लिए ये जो चीज़ बताई गई है वो ट्रू नहीं है तो फिर वो फॉल्स बन गई। तो वो ट्रू है या फॉल्स है अगर हमें सोचना है तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल ऐसा चुनना होगा कि जिसके ऊपर से हम उसको क्लियरली बता सके कि वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो जब भी चीज़ें ट्रू होती है तो उसका प्रूफ दिया जाता है, उसको एग्जाम्पल से नहीं प्रूव किया जाता। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर कोई स्टेटमेंट ट्रू लगता है तो उसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा अगर देखा जाए तो। लेकिन प्रूफ जो होते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं तो ज़रूरत नहीं है प्रूफ बताने की। अगर हम एग्जाम्पल भी इस तरीके का ले लेते हैं कि जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि हाँ ये सही हो सकता है तो हम उसको ट्रू बोल सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है। स्टेटमेंट 1 में बताया गया है कि अगर x बिलोंग्स टू a है, अब यहाँ पर a क्या है, सेट है, कोई भी सेट है और उस सेट का x एलिमेंट है। इसको क्या कहा जाता है, x बिलोंग्स टू a, या फिर कहेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a। तो एक सेट आपको लेना है जिसको आप a नाम देंगे और उसके अंदर का कोई भी एक एलिमेंट है। तो कोई अगर एक आध एलिमेंट किसी सेट का हिस्सा है और वो सेट खुद किसी दूसरे सेट का एलिमेंट है, यहां देखना सेकंड इसमें क्या दिया है, a बिलोंग्स टू b दिया है, मतलब b एक सेट है और उस सेट का ये हिस्सा है, एलिमेंट है। देन क्या ये पॉसिबल है कि x जो a के अंदर था वो b के अंदर भी रहे। तो अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे, देखिए आप लोगों को एक सेट ऐसा लेना है, ए सेट ऐसा लेते हैं हम लोग कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 लिया। ठीक है, अब बी सेट आपको ऐसा चुनना है कि जिसके अंदर एक एलिमेंट आपका ए सेट हो। मतलब मैं बी सेट ऐसा ले रहा हूं कि जिसके अंदर एक एलिमेंट तो मेरा 1 2 3 है, मतलब दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये खुद भी एक सेट है, लेकिन अब ये जो पूरा सेट दे रखा है ये एक एलिमेंट है बी का। समझ लो इस बात को। तो बी का ये एक एलिमेंट है। अब बी के अंदर कुछ और भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं बी के अंदर लूंगा 2 3। ठीक है, और भी ले सकते हो, लेना है तो लो, दूसरे भी कोई एलिमेंट्स ले सकते हो। हमें चीज क्या देखनी है कि अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करता है तो जब पूरा ए का ए अगर दूसरे सेट के अंदर जाता है तो क्या वो एलिमेंट इस सेट का हिस्सा है। जैसे अब इस सेट का 1 हमें पता है कि 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो 1 बिलोंग्स टू ए ऐसा मैं लिख सकता हूं। और यहां पर ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, ऑल्सो ए बिलोंग्स टू बी, ए पूरा सेट बी का पार्ट है। तो क्या यहां पर आपको दिख रहा है, देन इनके हिसाब से क्या होना चाहिए था, 1 बिलोंग्स टू बी होना चाहिए था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 एलिमेंट बी के अंदर है ही नहीं।
बी के एलिमेंट कौन कौन से? ये पूरा एक एलिमेंट है, दूसरा 2 है और तीसरा 3 है। क्या सेपरेटली 1 कहीं पर दिख रहा है? आप ये मत, इस गलतफहमी में मत रहना कि 1 इस सेट के अंदर आया है तो इसका एलिमेंट बन चुका ना। ये पूरा का पूरा सेट एक एलिमेंट है बी का, तो इसके अंदर 1 आ जाए चाहे 1000 एलिमेंट आ जाए, इसका सिंगल एलिमेंट से कोई फर्क नहीं है। मतलब अगर इसके अंदर सेपरेटली 1 ऐसे आ जाता तो मैं ये दावा कर सकता था कि ये बात सच है। लेकिन मैंने जो दूसरा सेट लिया है, मतलब मैं दूसरा सेट ऐसा ले रहा हूं कि जिसके अंदर पहला सेट तो आ रहा है लेकिन उसके अंदर के सेपरेट एलिमेंट आए ही, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो फैक्ट्स उन्होंने बताई है कि अगर ऐसे होता है तो ऐसे होना, ऐसा होता है, ये जो उन्होंने कहा ये गलत है। बिकॉज हियर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 1 ए का तो हिस्सा है और ए बी का हिस्सा है, लेकिन 1 बी का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये जो उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट किया है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सभी सेट के लिए लागू नहीं होता है। और सभी सेट के लिए लागू नहीं होता है ये मैं कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। इस एग्जाम्पल के तहत हम लोग ये बता सकते हैं आराम से कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने जो इफ के बाद और देन के पहले की कंडीशन दी है वो हमने सेटिस्फाई की है, वो हमने ली है, लेकिन उसके बावजूद हमें देन के बाद की कंडीशन नहीं ऑब्टेन हो रही है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया है बेटा? सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि अगर ए सबसेट है बी का एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। तो क्या ऐसे हो सकता है, हमें इसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले तो इफ के बाद दी गई सिचुएशन एंड देन के पहले, इफ के बाद एंड देन के पहले दी गई सिचुएशन गिवन होता है, ये आपको कंसिडरेशन में लेना होता है। और क्या इसको इस तरीके से लेने के बाद ये चीज हैपन हो रही है या नहीं आपको देखना है। तो क्योंकि हम इन जनरल कोई भी सेट उठा रहे हैं और उसके लिए अगर ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है, देखिए बहुत बार ऐसे हो सकता है कि आप कोई ऐसा एग्जांपल ले, जैसे ये वाला जो सिचुएशन मैंने लिया है ना, इसमें अगर मैं बी सेट में 1 ऐड कर देता हूं तो उन्होंने जो कहा है वो सच हो जाता है। समझ लो, इससे हम फंस सकते हैं, हमें ऐसा लग सकता है कि ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये सच नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर एक भी आपको ऐसा, इसलिए हमारी खोज निरंतर कैसे होनी चाहिए, क्या वो स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना होता है कि जिससे क्या वो फॉल्स बन सकता है उसके बारे में सोचना है। अगर वैसा सिचुएशन लेने के बावजूद अगर वो ट्रू बन रहा है तो फिर हम लोग दावा कर सकते हैं कि वो ट्रू है। वैसे तो ट्रू स्टेटमेंट के लिए थ्योरेटिकली प्रूफ ही जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड के अंदर हमें 2 सबसेट लेने हैं, जिसमें ए नाम का सबसेट बी का, ए नाम का सेट जो है वो बी का सबसेट चाहिए। तो ए मैं सेट लेता हूँ 1, 2, ठीक है, और बी सेट लेता हूं मैं 1, 2, 3, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जिस तरीके से सेट लिए है उससे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब दूसरा क्या है कि आपको एक सी नाम का सेट लेना है जिसके अंदर बी पूरा का पूरा आ जाए। सो सी एक सेट लेते हैं हम जिसके अंदर बी तो कंपलसरी होना ही चाहिए एज एन एलिमेंट, उसके बाद आप आपकी मर्जी कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने बी पूरा का पूरा ले लिया, उसके बाद मैंने ए कॉमा बी कुछ भी ले लिया, तो ये मेरा सी सेट हो गया। तो उन्होंने जो दो चीज़ें बताई थी वो मैंने सेटिस्फाई करा दी। अब मुझे देखना है कि क्या ए नामक जो सेट हमने लिया था वो पूरा का पूरा सी के अंदर है या नहीं। तो ए सेट कैसा है बेटा? ए सेट के अंदर तो 2 ही एलिमेंट है, और इसको अगर पूरा का पूरा बी के अंदर सी के अंदर अगर ये आ जाता तो सी सेट कैसा होना चाहिए था? 1, 2 होना चाहिए था। लेकिन क्या मैंने 1, 2 को लिया है इसके अंदर? अब आप सोचते होंगे कि आप क्यों नहीं लेते, कोई बच्चा ले भी सकता है इसको, लेकिन ना लेने की भी आपके पास वजह है। क्यों? क्योंकि आपका बस आपके ऊपर एक ही कंपल्शन है कि आप गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ऐसे सेट ले, गिवन कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई हो जाए ऐसे सेट ले, और उसको लेने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो देखे, ठीक है। तो इसको लेते समय आप ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ऐसा भी सेट ले सकते हो, लेकिन फिर वो पर्टिकुलर सेट होगे, पर्टिकुलर टाइप का सेट होगा कि जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगर आप किसी भी तरीके के सेट ले रहे हो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके वो अगर इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहे तो फिर ये ट्रू सबके ऊपर कैसे बना? ये सबके लिए ट्रू नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो आप? अगर जब हम हमारे देश में कोई कानून लागू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी किसी के घर में चोरी करता है,
तो वो कोई भी आदमी चोरी करे उसके लिए कानून फिक्स है ना। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि वो जनरलाइज्ड लॉ है, सबके लिए सरीका है एक तरीके का। तो उस हिसाब से यहां पर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए तो इसको आप लोग तभी ट्रू मान सकते हो कि जब आप सेट्स के इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कोई भी सेट्स चुनते हो तब ये जाके कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वैसा नहीं होता तो फिर वो नहीं बन सकता। अब जैसे जानबूझकर मैंने सेट कैसा लिया है, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब ये सेटिस्फाई करने के बाद उनका कहना है कि ए जो सेट आपने लिया है वो सी के अंदर आता है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ऐसा सेट दिख रहा है, ये वाला सेट यहां पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आप कह सकते हो कि यहां पर 1 2 3 है, लेकिन 1 2 3 खुद एक एलिमेंट है और वो अलग है। 1, 2 अलग है, 1 2 3 अलग एलिमेंट है। तो अगर A बिलोंग्स टू C होना चाहिए तो इसके अंदर 1, 2 वाला सेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये दोनों भी पहले फॉल्स स्टेटमेंट है। आई बात समझ में? थोड़ा सोचना है इसके बारे में बेटा, बारीक है तो सोचना पड़ेगा। लिख लेंगे इसको पॉज करके। बात करते हैं तीसरे वाले स्टेटमेंट की। क्या दिया है तीसरे के अंदर? तीसरे में आपको दिख रहा है कि अगर A सबसेट है B का एंड B सबसेट है C का तो A भी सबसेट होगा C का। तो ये तो बेटा बिल्कुल ही सही बात है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। कैसे? देखिए, A नाम का सेट आपको लेना है एक, B नाम का सेट लेना है और C नाम का लेना है। कैसे लेने हैं? तो आपस में एक दूसरे के सबसेट बने। अब वैसे मैं इसको एग्जाम्पल से ट्रू बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक आइडिया जो होता है, जो ट्रू स्टेटमेंट होता है वो हमेशा थ्योरेटिकली प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम एग्जाम्पल से ही इसको प्रूव करके बताएंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं 1 2 ले रहा हूँ, फिर मैं 1 2 3 ले रहा हूँ एंड मैं 1 2 3 4 ले रहा हूँ। तो दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। कैसे? देखिए, उन्होंने कहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B लीजिए, तो A मैंने छोटा लिया है B से। फिर B इज अ सबसेट ऑफ C लीजिए, तो मैंने वो भी कर दिया है। तो क्या अभी A C का सबसेट हो रहा है? यहाँ पर एग्जाम्पल से पता चलता है कि A अपने आप C का सबसेट हो रहा है। देखिए, A के अंदर 1, 2 है, C के अंदर 1, 2 है, इसके अलावा भी इसके अंदर दो एलिमेंट है। इसका मतलब A पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, तो A इज अ सबसेट ऑफ C। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। बात करेंगे चौथे की। कहते हैं कि अगर A B का सबसेट नहीं है एंड B C का सबसेट नहीं है तो A C का भी सबसेट नहीं होगा। अब मैं फिर से कहता हूं, अगर सबसेट की संकल्पना आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप इसका ओरली आंसर दे सकते हो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? देखिए, हमें ईफ और देन के बीच में जो फंसा हुआ है वो वाली कंडीशन सिचुएशन लेनी है। तो A B का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, मैं दोनों सेट अलग ले लेता हूं, बात ही खत्म है। मैंने A के अंदर ले लिया 1 2, B के अंदर ले लिया मैंने 3 4। अब A और B आपस में सबसेट नहीं है, सो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। अब दूसरा ये कहते हैं कि B इज नॉट सबसेट ऑफ C वाली कंडीशन लीजिए, तो ठीक है, मैंने इसके अंदर 5 6 ले लिया, तो B इज नॉट सबसेट ऑफ C। तो क्या यहां पर दिख रहा है आपको? देन A इज नॉट सबसेट ऑफ C। तो इस वाले जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें तो आपको दिख रहा है कि A इज नॉट सबसेट ऑफ C। तो अगर आप ऐसा एग्जांपल लेते हो तो आप इसको ट्रू बता सकते हो। लेकिन अगर मैं C सेट के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लूं, C सेट के अंदर अगर मैं 1 2 5 6 ले लूं तो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन जो उन्होंने कही थी A इज नॉट सबसेट ऑफ B लीजिए, तो हमने लिया A इज नॉट सबसेट ऑफ B। उन्होंने कहा B इज नॉट सबसेट ऑफ C, तो मैंने ले लिया B इज नॉट सबसेट ऑफ C। लेकिन क्या A C का सबसेट है? बिल्कुल है। A के अंदर 1, 2 है, C के अंदर 1, 2 है, उसके अलावा भी ज्यादा एलिमेंट है, तो A इज अ सबसेट ऑफ C। मतलब ये दो सिचुएशन लेने के बावजूद भी ये चीज हैपन हो सकती है। अगर A B का सबसेट नहीं है और B C का सबसेट नहीं है तो भी ऐसा सेट आप ले सकते हो कि जिससे A C का सबसेट बन जाए। लेकिन उन्होंने क्या नियम बनाया है कि अगर A B का सबसेट नहीं और B C का सबसेट नहीं तो A B C का सबसेट नहीं होगा, तो ये तो गलत बात होगी। समझ आई बात? तो इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सारे मतलब आप ऐसा एग्जाम्पल लेके बता रहे हो कि आपने जो बात कही है वो हमने गलत सिद्ध कर दी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x बिलोंग्स टू A, अगर x A सेट का हिस्सा है एंड A डज नॉट बिलोंग्स टू B, देन x बिलोंग्स टू B। क्या कहते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू A है, x बिलोंग्स टू A है, मतलब आपको एक सेट लेना है A नाम का, जो हमने लिया है यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ मैं, A सेट लिया है। कहते हैं कि
x बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक इसमें का एलिमेंट लेते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड ए डज नॉट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो आपको बी ऐसा सेट लेना है कि विच इज ए विल नॉट बी द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए और ए बी का सबसेट ना बन जाए, ऐसा सेट लेना है। तो आप लोग चुनिए कुछ भी, मैंने जैसे चुन लिया 2 3 4, 2 3 4 चुना मैंने। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ए के अंदर आपने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, जिसमें का एक एलिमेंट आपने उनके कहने के अनुसार x बिलोंग्स टू ए कहा है, मतलब 1 ए का हिस्सा है। दूसरी बात, बी सेट आपने ऐसा चुना है कि जिससे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी आपको दिखाई दे रहा है। क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने जो कहा है क्या वो चीज दिखाई दे रही है? जो x था, मतलब जो ए के अंदर का एलिमेंट था, वो बी के अंदर होता ही है, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये दो चीजें एज्यूम करने के बावजूद जो वो कह रहे हैं वो होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a है, ठीक है। अब क्या कहा है समझते हैं। सबसे पहले तो a ऐसा सेट है, मान लेते 1 2 3, और b ऐसा लेना है कि a इसका सबसेट बन जाए। तो अगर a को इसका सबसेट बनाना है तो a के अंदर के सारे एलिमेंट्स b के अंदर चाहिए, और एक हाथ ज्यादा एलिमेंट ले लिया। अब a इज अ सबसेट ऑफ b, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा वो क्या कहते हैं, अगर x एलिमेंट, कोई भी एक आध एलिमेंट है जो b का हिस्सा नहीं है, जो b का हिस्सा नहीं है, तो वो a का भी हिस्सा नहीं होगा, वो a का भी हिस्सा नहीं होगा। बात समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कि 5 जो नंबर है वो b का हिस्सा नहीं है, तो वो a का भी हिस्सा नहीं होगा। यहां पर 5 डज नॉट बिलोंग्स टू b, does not belongs to b, then we can say that 5 also does not belongs to a। अब यहाँ पर एक बात समझना, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो एक एग्जांपल से हम इसको ट्रू है ऐसा बता नहीं सकते। इसके लिए आपको थ्योरेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन आप लॉजिकली सोच सकते हो। ये ए सेट जो इसका सबसेट है, तो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो बी से कम ही रहने वाले हैं, बी में तो उससे ज्यादा होंगे। बात समझ रहे हो आप? क्योंकि ए सबसेट है बी का, बी में उससे ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि कोई एक एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है, तो अगर वो बी के अंदर नहीं है मतलब बी तो सेट बड़ा है ए से, और बड़े सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट नहीं तो छोटे में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उन्होंने यहाँ पर सही बात कही है कि अगर एक हाथ सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरे सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो पहले के अंदर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पहला सेट तो उससे ऑलरेडी छोटा है। अगर बड़े में ही नहीं है तो बात छोटे में कैसे आएगी? मतलब ऐसा समझ लो कि किसी टीचर, अब जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे सबसेट हो नॉलेज के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ मुझे ही नहीं आती है तो आपको आने का क्या सवाल पैदा होता है? अगर आप मुझसे ही पढ़ रहे हो तो समझ रहे हो बात को? कुछ इस प्रकार की बात हो गई ना। मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे बच्चे का और उसके पिताजी का ले लेना। जैसे अभी आप लोग कुछ कमाते नहीं हो, तो अगर मान लो कि आप पैसे के लिए आपके घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हो, और अगर मान लीजिए कि कोई चीज़, जैसे आपके पास जो पैसे रहेंगे वो तो आपके पिताजी से ही आ रहे हैं, मतलब आप सबसेट हो पैसे के मामले में आपके पिताजी के, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपके पिताजी ही खरीद नहीं सकते तो आप उसको खरीदने का क्या सवाल पैदा होता है? कोई भी सवाल नहीं पैदा होता। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपके पिताजी के पास ही नहीं है, तो आपके पास आने का क्या सवाल पैदा होता है? कुछ भी नहीं। समझ रहे हो बात को? मतलब सिंपल तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम ए सबसेट ऑफ बी कह रहे हैं तो ये अपने आप छोटा हो रहा है बी से। अगर कोई चीज़ बी में नहीं है, बी में ही नहीं है, तो ए में होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ए खुद उसका सबसेट है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सॉरी पहला दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा पांचवा फॉल्स है, छठा जो है वो ट्रू है। तो समझने के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छे थे, मतलब इसमें थोड़ा डेप्थ था जो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पकड़ने में मदद करेगा। अब आपका काम है इसके ऊपर और सोचे आप, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पूरा कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 से लेकर तो 9 तक के एलिमेंट्स है। ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है, उनके अंदर आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं।
तो ये 6 सेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश ए यूनियन बी डैश ए डैश डैश एंड बी माइनस सी डैश। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है ये मैंने थ्योरी के अंदर बताया था, अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए आपको ए डैश फाइंड आउट करना है, तो ए डैश कैसा सेट होता है? ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब होता है कि आपको ए सेट दिया हुआ है और आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो ए डैश ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर के एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट से आते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट से चुनना है जो ए के अंदर अवेलेबल नहीं है। ए के अंदर 1 2 3 4 अवेलेबल है, तो यूनिवर्सल सेट के वो 1 2 3 4 एलिमेंट को छोड़ देना है और बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स है वो ए डैश के अंदर आएंगे, दैट इज 5 6 7 8 9, तभी तो जाके ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा ए का। तो हमेशा मैंने प्रॉपर्टी भी बताई कि किसी भी से कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, उसको अगर आप उसका अगर यूनियन ले ले तो यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके डेफिनेशन में वो चीज़ है। अगर आपको ए सेट ऐसा दिया है और ए का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखे जा रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट कैसा लिखा जाता है? किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो यूनिवर्सल सेट से उठाने हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट से कौन से एलिमेंट्स उठाएंगे? जो ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 को छोड़ना है, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अब आप लोग बता सकते हो बी डैश में क्या आएगा। तो बी डैश में बी डैश क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी होता है। तो जो भी एलिमेंट्स बी सेट के अंदर है उनको छोड़ना है, तो बी डैश के अंदर एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब बी डैश, और बी डैश कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? यूनिवर्सल सेट से। कौन से एलिमेंट्स लेने हैं? जो बी के अंदर नहीं है। तो बी के अंदर कौन कौन है? 2 4 6 8, तो यूनिवर्सल सेट से 2 4 6 8 को छोड़ देना है और जो बचे हुए हैं वो आएंगे आपके सेट में, दैट इज 1 3 5 7 एंड 9, ये बन जाएंगे बी डैश। ठीक है, तो ए डैश सेट हमने फाइंड आउट कर लिया, बी डैश फाइंड आउट कर लिया। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें ए यूनियन सी निकालना होगा, और ए यूनियन सी कैसे लिखा जाता है? तो दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है विदाउट रिपीटिंग द एलिमेंट। तो ए है यहाँ पर यूनियन सी, तो ए यूनियन सी लिखते समय पहले तो ए सेट पूरा लिख लेना है 1 2 3 4। जब आप सी सेट लिखने जाओगे तो सी सेट लिखते समय आपको देखना है कि एलिमेंट्स रिपीट ना हो। सी सेट का 3 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 3 पहले से अवेलेबल है। 4 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 भी पहले से अवेलेबल है। 5 लिखेंगे एंड 6 लिखेंगे। अब ये आपको मिल गया ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी आपके पास सेट है, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो ए यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, ए यूनियन सी डैश ऐसा पढ़ो या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो ऊपर आपके पास सेट पड़ा हुआ है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? इस सेट का कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट कहाँ से आएंगे? यूनिवर्सल सेट से। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो यूनिवर्सल सेट से आते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर से कौन से एलिमेंट को लेना है? जो ए यूनियन सी के अंदर अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो ए यूनियन सी के अंदर कौन कौन अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6, तो यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 5 6 को छोड़ेंगे, इनको छोड़ने के बाद जो बचते हैं वो आएंगे कॉम्प्लीमेंट के सेट में, ताकि जब आप इन दोनों को एक साथ लिखो, इन दोनों का यूनियन लो, तो आपको यूनिवर्सल सेट फिर से मिल जाए। ठीक, फिर इसके बाद में हमें ए यूनियन बी डैश फाइंड आउट करना है। अब आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके इसको फाइंड आउट करके देख सकते हो। तो ए यूनियन बी डैश फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना। तो पहले ए के तो पूरे लिख देंगे 1 2 3 4, अब बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो रिपीट नहीं होंगे। तो 2 हमारे पास ऑलरेडी है, 4 हमारे पास ऑलरेडी है, 6 नहीं है, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो ये मिल गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी डैश कैसे आएगा? तो ए यूनियन बी डैश एक ऐसा सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं। कौन से? ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ के। तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 को छोड़ना है, तो बचते हैं 5 7 एंड 9। तो ये बन गया ए यूनियन बी डैश। अब ए डैश का डैश कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो खुद सेट इटसेल्फ होता है। खुद आप करके भी देख सकते हो। ए सेट आपको दिया है, इसका अगर आप ए डैश लिखेंगे तो ए डैश मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट से एलिमेंट उठाने हैं जो इसमें नहीं है। 1 2 3 4 को छोड़ के आपने 5 6 7 8 9 लिख दिया। अब फिर से आपको ए डैश नाम का ये जो सेट दिख रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ए डैश का कॉम्प्लीमेंट आप लिखने जा रहे हो। तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट
एक ऐसा सेट होता है, अब आपको पता है कि आप इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखने जा रहे हो, देन अगेन वी विल गो टुवर्ड्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से हमें एलिमेंट्स उठाने हैं। कैसे एलिमेंट्स? जो ए डैश के अंदर मौजूद नहीं है। ए डैश के अंदर कौन मौजूद है? 5 6 7 8 9, इनको छोड़ के कौन बच गया? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 बनेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स इस सेट के। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका फिर से वही वाला सेट मिल गया जो ए था। तो अगर आप किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हो, पहली बार कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर जो आया उसी का और एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल इटसेल्फ एंड वी विल गेट अगेन द गिवन सेट। तो ये तो प्रॉपर्टी भी है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हो तो आपको पुराना वाला सेट ही मिलता है, फिर से ए सेट ही अगेन मिलता है। ठीक, तो लास्ट में हमें b माइनस सी डैश निकालना है। तो इसको आप लिख सकते हो b माइनस सी डैश कैसे निकाला जा सकता है बेटा? तो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स करना पड़ेगा, b में से c को हटाना पड़ेगा, तब आपको b माइनस सी मिलेगा, और जो भी b माइनस सी आएगा फिर उसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो सबसे पहला टारगेट है मेरा b माइनस सी फाइंड आउट करना। b माइनस सी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो पहले b सेट लिखिए 2 4 6 सेट, फिर लिखेंगे c सेट 1, c सेट क्या है 3 4 5 6। अब b माइनस सी क्या होता है? b माइनस सी एक ऐसा सेट होता है कि आप क्या करते हो, b के सिर्फ ऐसे एलिमेंट लेते हो जो c के अंदर नहीं है। मतलब या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हो, अगर मुझे b माइनस सी सेट लिखना है तो b के अंदर जो एलिमेंट b और c के दो जो कॉमन एलिमेंट है उनको b में से हटा दो। मतलब b में से c को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो c के कौन कौन से एलिमेंट है? 3, क्या 3 है इसमें? नहीं है। 4 है तो 4 को हटाओ, 5 है नहीं है, 6 है 6 को हटाओ। तो b में से हमने c के एलिमेंट्स हटा दिए जितने भी मौजूद दिख रहे थे, तो कौन बचे? 2 8 बचा, तो ये बन गया आपका b माइनस सी। अब जो b माइनस सी आपने फाइंड आउट किया है ये वाला सेट, तो इसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी एक सेट ही रहेगा। अब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं यूनिवर्सल सेट से, लेकिन कौन से एलिमेंट? तो यूनिवर्सल सेट से इन दोनों को हटा के जो बचते हैं वो आते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि आप इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो। जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो उसके अंदर के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा देना है। जैसे 2 को हटाया, 8 को हटाया, कौन बचा? वो आएगा कॉम्प्लीमेंट में, दैट इज 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये आ गया आपके कॉम्प्लीमेंट के सेट में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। इससे आपकी सब्ट्रैक्शन का भी समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट कैसे होता है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट कह सकते हो उसको, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा फिर डिस्कस करेंगे। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है बेटा। कार्डिनलिटी ऑफ सेट की जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी उसके ऊपर डिपेंडेंट ये सवाल है। देखेंगे इसके अंदर क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आपको n ऑफ x यूनियन y दिया है 38। इसका मतलब समझते हो ना आप, x और y नामक दो सेट है। x सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y 23 है, एंड x यूनियन y मतलब इन दो सेट का यूनियन जब आप करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं 38। तो नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ x दिया है 17 एंड नंबर ऑफ y दिया है 23। फाइंड आउट क्या करना है? n ऑफ x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, उसकी प्रॉपर्टीज में से एक बहुत अहम प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, n ऑफ x यूनियन y होता है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। दो सेट का यूनियन के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? तो दोनों सेट में सेपरेटली जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनका एडिशन करके उनके इंटरसेक्शन सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला मैंने ए यूनियन बी के फॉर्म में आपको दिया था, अगर याद है तो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे मैंने ये फॉर्म ये दिया था। तो उसी प्रकार से ए की जगह क्या आएगा? अभी एक्स आएगा क्योंकि एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो बेटा एन ऑफ एक्स के अंदर कितने एलिमेंट से दे रखा है? 17 प्लस एन ऑफ, अच्छा एन ऑफ एक्स यूनियन वाई दिया है 38, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको 38 एलिमेंट है। फिर एन ऑफ वाई में एलिमेंट है 23, तो बचता क्या है?
एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, और आपको यही फाइंड आउट करना है। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया। जो फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट में लाइए ताकि प्लस बन जाए। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, और इसको राइट में लाए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट में आया पॉजिटिव बना, ये राइट में गया नेगेटिव बन गया। अब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 20 + 10 30, 7 40, 40 में से 38 चले गए तो कितने बचे? 2। तो इसका आंसर आया 2। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, लिखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेटा एन ऑफ यू दिया है। देखिए अब यू ए बी आर 3 सेट्स। इन जनरल यू सेट डिनोट्स यूनिवर्सल सेट, और क्योंकि यहाँ पर ए डैश और बी डैश दिख रहा है इसका मतलब यू ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट है। तो जो दिया हुआ यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 700। ए सेट जो है आपका उसके अंदर 200 एलिमेंट्स है, बी सेट जो है उसके अंदर 300 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 100 एलिमेंट्स है। फाइंड आउट करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट फॉर्मूला या फिर विदाउट रूल कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि सेट के अंदर के एग्जैक्टली कौन कौन से एलिमेंट वो पता नहीं है, इसलिए आप ए डैश और बी डैश नहीं लिख सकते, और उसको काउंट करके तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता। ए डैश बी डैश नहीं लिख सकते तो उनका इंटरसेक्शन भी नहीं लिखा जा सकता। लेकिन 2 मिनट के लिए अगर मैं नंबर ऑफ को हटा दूं, सिर्फ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिखूं, तो बेसिकली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है? आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद है, मैंने बताए थे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बेटा? 2 लॉज मैंने बताए थे यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में। अगर ए यूनियन बी डैश आप लिखते हो तो इसको आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हो, और अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखना है तो इसको आप यूनियन के फॉर्म में ए डैश यूनियन बी डैश लिख सकते हो। तो यहां अगर आप देखेंगे तो अंदर क्या दिया है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है सेट। आपका सेट कौन सा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नामक सेट है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट फाइंड आउट करना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आप ए यूनियन बी डैश क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ए यूनियन बी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालूंगा और फिर मैं डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ जाऊंगा। तो ए यूनियन बी कितना है? ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के लिए मैं लिख सकता हूँ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं लिख सकता हूँ। तो एन ऑफ ए कितना है बेटा? 200 प्लस एन ऑफ बी कितना है? 300 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 100। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है? 200 प्लस 300 500 माइनस 100 दैट इज 400। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना है मेरे पास? 400 है। तो ए यूनियन बी डैश के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर ए यूनियन बी के अंदर 400 एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डैश कितने होंगे? ए यूनियन बी डैश के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? कैसे निकालेंगे? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। याद है ना बात? अगर ए यूनियन बी इस सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? अगर मुझे एन ऑफ चाहिए तो मैं यहां पर एन ऑफ लिखता हूं, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं? 700 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं? अभी हमने निकाले थे 400। तो 700 माइनस 400 दैट इज हमारे पास बचा 300। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डैश कितना हुआ? 300। लेकिन ए यूनियन बी डैश किसके बराबर है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। मतलब ए यूनियन बी डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। आई बात समझ में? क्या किया मैंने? सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी फाइंड आउट किया। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना था, और मुझे पता था कि डी मॉर्गन्स लॉ से कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को मैं ए यूनियन बी डैश लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, और अगर मुझे ये सेट के अंदर के एलिमेंट्स पता चल जाते तो इसके अंदर के भी पता चल जाएंगे। तो जैसे मैंने ए यूनियन बी निकाला तो यूनिवर्सल सेट के अंदर के एलिमेंट्स दिए थे, तो उससे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डैश निकाला। अब ये आपके लिए नया नहीं है फॉर्मूला। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है,
तो उस हिसाब से मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डैश मिल गए। लेकिन क्योंकि ए यूनियन बी डैश इसके बराबर है तो जितने एलिमेंट्स इस सेट में उतने एलिमेंट्स इस सेट में भी रहेंगे। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितने बचे? 300। ठीक है, लिखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, वर्डिंग को समझते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 65 है। उस 65 पीपल के अंदर, मतलब 65 लोगों में 40 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं 65 लोगों में, 65 लोगों में जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है। ये ओनली का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है एंड नॉट क्रिकेट, क्रिकेट पसंद नहीं है, सिर्फ टेनिस पसंद है। और ऐसे कितने हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं। इस वर्डिंग को समझना, ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं है, और ऐसे कितने हैं जिनको टेनिस पसंद है। अब इनमें, इसमें और इसमें फर्क क्या होगा पता है? ये जो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो इसमें वो भी लोग आएंगे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि कितने लोगों को टेनिस पसंद है। उन्होंने ये नहीं बोला उसके अंदर अगर टेनिस पसंद है फिर टेनिस के साथ में आपको दुनिया भर की और चीजें पसंद हो, उससे उनको मतलब नहीं है। उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस स्पोर्ट। वो ये नहीं पूछ रहे कि उसके साथ में आपको और भी चीजें नहीं पसंद होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस अलग है, तो आंसर कैसे निकालेंगे? अब ऐसे सिचुएशन में आपको वेन डायग्राम बहुत मददफुल होता है। कैसे? देखिए, आपके पास टोटल लोग कितने हैं? 65 पीपल है। ठीक है, तो मैं टोटल यहां पर लिख रहा हूं 65। उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है? तो क्रिकेट के लिए मैं सी से डिनोट करता हूं, क्रिकेट के सेट के लिए 40 ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। और ऐसे कितने हैं जिनको क्रिकेट एंड टेनिस दोनों पसंद है? तो ऐसे है 10 लोग। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखा है? सबसे पहले हमें दो क्लोज्ड फिगर चुननी होगी। ज्यादातर हम लोग सर्कल ही चुनते हैं, तो सर्कल, एक सर्कल में लूंगा जो क्रिकेट इस स्पोर्ट को लाइक करने वाले लोगों का सेट होगा। और दूसरा सर्कल मैं कैसे लूं? दूसरा सर्कल मुझे ऐसा लेना है कि जो पहले सर्कल को कट करके जाए, ताकि दोनों में कोई कॉमन पोर्शन आए। क्यों कॉमन पोर्शन लेना है? क्योंकि दोनों भी स्पोर्ट्स पसंद करने वाले भी कुछ लोग हैं, मतलब जो दोनों भी सेट में दिखाई देने चाहिए। तो अगर ये सर्कल, पहला वाला सर्कल, क्रिकेट स्पोर्ट्स को लाइक करने वाले लोग इस सर्कल में बैठेंगे, टेनिस को लाइक करने वाले इसमें बैठेंगे। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो दोनों स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं वो 10 लोग हैं, तो उनको मैं इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में बिठा रहा हूं। सो दिस 10 इज नथिंग बट सी इंटरसेक्शन टी। क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले लोग 10 हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर क्या दिया है, 40 पीपल लाइक क्रिकेट। अगर 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है तो उसमें से 10 तो यहां चले गए। 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है, लेकिन 40 में से 10 तो मैंने यहां पर लिखे हैं, तो बचे कितने? 30। तो ये जो 30 बचे हुए हैं ना, ये सिर्फ क्रिकेट वाले सर्कल में ही बैठेंगे, जिसको मैंने डार्क किया है। ये सिर्फ शेडेड रीजन में बैठेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट को लाइक करने वाले हैं। और इनमें और 10 लोग हैं जो इस सर्कल में भी बैठे हुए हैं और उस सर्कल में भी बैठे। हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है कि कई सारे लोग हैं, मतलब उनका सर्वे किया गया है 500 लोगों का, उनमें से कुछ को ये स्पोर्ट पसंद है, किसको वो है, किसको वो है, या फिर किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, किसी को कुछ भी पसंद नहीं है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले नंबर्स लिखने हैं इंटरसेक्शन के। बात समझ लो, क्योंकि इंटरसेक्शन ऐसा पार्ट होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन वाले पार्ट को मेंशन करना होता है, ताकि आप सेपरेटली उस चीज को लाइक करने वाले लोगों को लिख सकते हो। देखिए यहां पर गलतफहमी क्या होती है, किस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते आप लोग, कि जब उन्होंने कहा है कि क्रिकेट को पसंद करने वाले 40 है,
तो हमारा सबसे पहला ये कर्तव्य होता है कि जो ऐसे लोग हैं जो दोनों सेट में हैं उनको पहले लिखें, ताकि आप सिर्फ क्रिकेट को पसंद करने वाले लोगों को बाजू में हटा सकते हो। हमें पता है कि क्रिकेट को 40 लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 10 टेनिस को भी पसंद कर रहे हैं, तो वो क्रिकेट और टेनिस वाले पोर्शन में जाएंगे। और सिर्फ क्रिकेट को पसंद करने वाले हमें पता चल जाते हैं कि 40 में से अब 10 हटा दो, क्योंकि ये 10 तो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो वो क्रिकेट वाले सर्कल में भी दिख रहे हैं, लेकिन वो टेनिस वाले सर्कल में भी दिख रहे हैं। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले लोगों में ये लोग हैं, लेकिन क्रिकेट को पसंद करने वाले लोगों में से अगर मैं इनको हटा दूं तो सिर्फ ऐसे बचते हैं कि जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब इन 30 लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो टेनिस को पसंद कर रहा है, इसलिए जो मैंने शेड किया हुआ पार्ट है वो सिर्फ क्रिकेट वाला है। अब क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि 65 लोगों में ऐसे भी लोग हैं कि जो किसी भी स्पोर्ट को पसंद नहीं करते? ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो बचे हुए हैं यहां पर बचे हुए जो लोग हैं, इसको मैं डॉट 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 से डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये जो डॉटेड पोर्शन मैंने डार्क किया हुआ है, तो ये सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले लोगों का है। तो टोटल हमारे पास कितने लोग हैं बेटा? 65 है। 65 में 30 ऐसे जो सिर्फ क्रिकेट के चाहते हैं, 10 ऐसे जो दोनों को चाहते हैं। तो अगर मैं 30 और 10 40 को अगर 65 में से हटा दूं तो कितने बचते हैं? 25। मतलब 25 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब टोटल 35 ऐसे लोग हो गए जो टेनिस को पसंद करने वाले हैं, लेकिन उसमें 10 ऐसे भी है जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। बात को समझना बहुत बारीक है, लेकिन एक बार दिमाग में आ गया तो फिर नहीं हटेगा। सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन क्यों लिया? क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो अगर आप पहले इंटरसेक्शन को मेंशन करते हो तो सेपरेटली चीज़ों को लाइक करने वाले लोगों को आप बाजू में हटा सकते हो। तो टोटल मेरे पास 65 थे, लेकिन वो 65 ऐसे हैं कि जिनको कोई ना कोई स्पोर्ट पसंद है। उनमें से कुछ ऐसे जिनको दोनों भी स्पोर्ट पसंद है, उनमें से कुछ ऐसे जो सिर्फ एक ही स्पोर्ट के चाहते हैं। तो क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट चाहने वाले 30 हो गए, सिर्फ टेनिस चाहने वाले 25 हो गए, और जो टेनिस के चाहते हैं जिसके अंदर क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं वो हो गए 25 + 10 35। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ गया 25। उन्होंने पूछा था ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस को चाहेंगे, क्रिकेट को नहीं, तो वो है 25। और उन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो टेनिस को चाहते हैं, तो वो हो गए ये 25 तो टेनिस को चाहते हैं, लेकिन ये भी तो 10 चाहते हैं ना। हाँ, ये बात अलग है कि ये 10 क्रिकेट को भी चाहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उनका उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप क्रिकेट चाहो, या फिर आप गुलाब जामुन चाहो, या फिर आप जलेबी चाहो, या फिर आप फुटबॉल चाहो, आप जो मर्जी चाहो, आप टेनिस चाहते हो ना, बस हमारे लिए बात खत्म हो गई। तो आप आ गए हमारे सेट में। तो टेनिस को चाहने वाले कितने हैं? 25 + 10 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 35। देर आर टोटल 35 पीपल हु लाइक टेनिस एंड देर आर टोटल 25% पीपल हु लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने वेन डायग्राम कैसे इस्तेमाल किया, समझ में आई बात? ठीक है। तो आगे भी और बहुत से ऐसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ तो समझना जरूरी है। कई बार वेन डायग्राम के साथ में आपको कार्डिनलिटी के प्रॉपर्टीज वाले फॉर्मूलाज भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, तो वो तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप इसको लिख लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। चलिए, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। फुटबॉल गेम के अंदर फुटबॉल को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो फुटबॉल गेम के अंदर 38 मेडल जो है वो कॉलेज ने दिए हैं। 15 जो मेडल है वो बास्केटबॉल गेम के अंदर दिए जा चुके हैं, एंड 20 इन क्रिकेट, एंड क्रिकेट के अंदर 20 दिए गए हैं। ईच दिस मेडल वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मेन। अगर टोटल 58 लोगों को मेडल मिल चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने हो गए? टोटल मेडल कितने हैं? इसका मतलब 58 ही मेडल है। अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, समझ लो बात को। काउंटिंग करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन टोटल मेडल जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 58 ही हो चुके हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना कि फुटबॉल में 38 मिले हैं, बास्केटबॉल में 15 मिले हैं, क्रिकेट में 20 मिले हैं, तो इसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो दोनों स्पोर्ट्स में जिनको मिल चुके होंगे। तो इसलिए इनकी इंडिविजुअल काउंटिंग अगर टोटल करेंगे तो इससे कम ही आएगी, वो ज़्यादा आएगी। तो
total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports. 3 medals ऐसे हैं जो तीनों खेलों में मिले हुए हैं, मतलब 3 लोग ऐसे हैं, 3 मेडल्स, 3 मेन ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों भी खेलों में मेडल्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो पूछा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 स्पोर्ट्स में, तीनों में से किसी भी 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिल चुका है। आई बात समझ में। अब यहां पर जब आप वेन डायग्राम निकालने की बात करेंगे तो सबसे पहले तो समझना कि आपको 3 सर्कल्स दिखाने हैं और 3 सर्कल में एक कॉमन पोर्शन आपको रखना है। जैसे इसको अगर मैं फुटबॉल का सेट कहूं, इस वाले सर्कल को, फिर इसको बास्केटबॉल कहता हूं और इसको कहूंगा क्रिकेट। अब सबसे पहले क्या करना होता है, तीनों में जो कॉमन है उसको पहले रिप्रेजेंट करना होता है। तीनों में कौन कॉमन है, 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों स्पोर्ट्स में जिनको मेडल मिल चुका है। मतलब ये जहां पर मैंने 3 लिखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना शेडेड पोर्शन, तो ये तीनों सर्कल में कॉमन दिखाई देगा आपको। तो दिस इज द कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट। तो 3 ऐसे लोग हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिल चुका है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है, एफ इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एफ इंटरसेक्शन बी है ये। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये एफ इंटरसेक्शन सी है। मतलब ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे कि जिनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में मेडल मिला है, और यहाँ पर ऐसे लोग आएंगे जिनको बास्केटबॉल एंड क्रिकेट इन दोनों में मेडल मिल चुका है। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है ये सबसे पहले देखते हैं। उन्होंने पूछा ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तीनों में से 2 खेलों में कितने लोगों को, ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिल चुका है। मतलब वो पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिला है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों में मेडल मिला है, और ऐसे कितने लोग हैं उनको इंडिविजुअल फुटबॉल में कितनों को मिला है, बास्केटबॉल में कितनों को मिला है। सिर्फ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनको इस बात से मतलब नहीं कि कितनों को सिर्फ फुटबॉल में मेडल मिला है, कितनों को सिर्फ बास्केटबॉल में मेडल मिला है, और कितनों को सिर्फ क्रिकेट में मेडल मिला है। दे आर इंटरेस्टेड दैट हाउ मेनी पीपल हैव गॉट मेडल्स इन 2 स्पोर्ट्स। तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में जिनको मेडल मिला है वो नंबर ऑफ पीपल जो है, नंबर ऑफ पीपल हम ए कहेंगे, ए लोग हैं जिनको इन 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। फिर इसको बी कहते हैं जिनको फुटबॉल एंड क्रिकेट में मेडल मिला, और इसको सी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये तो इसमें तो 3 लोग है ही जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मिला है। अब टोटल मेडल कितने बेटा, सभी खेल को मिला के कितने मेडल्स है आपके पास, 58 है, ठीक है। 58 लोग हैं जिनको मेडल मिला है टोटल, और वो 58 लोग इन सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ सब जगह पर, ठीक है। तो अब हमें ये एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा, अब क्वेश्चन तो हमने लिख लिया है तो मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं ताकि थोड़ी जगह बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर आपको याद होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यहां पर एफ बी सी है तो मैं वही नोटेशन लेता हूं, एफ यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में आता है माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो जी मेरे ख्याल से यही है प्रॉपर्टीज़। देखिए लास्ट में साइन का मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन यही होगी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ गलती है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस है बेटा, ठीक है। तो मुझे ध्यान में नहीं रहते ज़्यादा, जब तक ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ, तो यहाँ पर ए बी सी की जगह एफ बी सी आया है, फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है,
हमें दिस प्लस दिस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करें, इन तीनों को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं तो तीनों पॉजिटिव बन जाएंगे, दैट इज एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी के अंदर टोटल कितने लोग हैं, एफ इंटरसेक्शन बी के अंदर ये लोग हैं। चलिए पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अरे सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड एफ इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो 1 2 3 लेफ्ट में आ गए। राइट में क्या क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। फिर ये भी इधर आ जाएगा, ये प्लस है एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस हो जाएगा एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब देखना इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस इंटरसेक्शन में, ये हमने लिख रखा है ऑलरेडी। एन एफ इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने लोग हैं, ए लोग हैं, प्लस बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने लोग हैं, सी लोग हैं, प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने लोग हैं, बी लोग हैं। ठीक है, अब बारी है एन ऑफ एफ की, एफ के अंदर कितने लोग हैं, फिर बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, इनके अंदर कितने लोग हैं, ये तो हमें पता है, ये पता है ये कितने लोग हैं, ये 3 लोग हैं। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये एज इट इज रहेगा और इसकी जगह पर आएगा +3 और माइनस टोटल लोग कितने हैं बेटा, टोटल लोग कितने हैं, टोटल है 58। ठीक है, तो ये बन जाएगा 58। हाँ, और ये भी तो दिया है हमारे पास, एन ऑफ एफ एन ऑफ बी और एन ऑफ सी तो दे रखा है, तो इसको क्यों ऐसे रखे, इसको भी मैं क्या करता हूँ इधर लिखता हूँ, ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया एंड दिस इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ कितना है 38 प्लस एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है 15 प्लस एन ऑफ सी कितना दिया है 20, और ये एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 3 लोग हैं ऐसे जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, माइनस एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना है, टोटल एफ यूनियन बी यूनियन सी 58 है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल्स टू, इन सब का एडिशन करके 58 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 20 + 10 30 60 68 73 76, तो 76 में से 58 चले गए तो कितने बचते हैं 18। ठीक है, 18 बच गए। तो हमें यही तो फाइंड आउट करना था, ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड आउट करना था, तो ऐसे 18 लोग हैं जिनको 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिल चुका है, या तो फुटबॉल बास्केटबॉल होगा या फिर फुटबॉल क्रिकेट होगा या फिर क्रिकेट बास्केटबॉल होगा। आई बात समझ में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझना बेटा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में सर्वे किया गया जिसके अंदर 600 स्टूडेंट्स के ऊपर ये सर्वे था, टोटल 600 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। तो उन 600 स्टूडेंट्स में मैं टोटल लिख देता हूँ यहाँ पर, टोटल जो बच्चे थे जिनसे पूछताछ की गई, जो सर्वे में इन्वॉल्व थे, तो 600 थे। तो उनमें से 150 ऐसे बच्चे हैं वे आर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो टी लेने वाले। ठीक है, तो कितने बच्चे थे, 150 बच्चे चाय पीते हैं, 225 जो है वो कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा, COFFE कॉफ़ी, 225 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं एंड 100 वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो टी एंड सी दोनों का स्वाद लेने वाले 100 बच्चे हैं। अब पूछते हैं कि ऐसे कितने बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ऐसे कितने बच्चे जो कॉफ़ी भी नहीं लेते और चाय भी नहीं लेते। क्वेश्चन को समझना, यूनिवर्सल सेट बनेगा 600 बच्चों का, टोटल 600 बच्चे हैं यूनिवर्सल सेट में, जो कि रेक्टेंगल से बताया जा रहा है। और कितने ड्रिंक्स है यहाँ पर, टी एंड कॉफ़ी 2 ड्रिंक्स है जिनके अंदर कॉमन पार्ट है, मतलब ऐसे बच्चे भी है जो टी एंड कॉफ़ी दोनों लेते हैं, इसको टी मानते हैं, इसको कॉफ़ी। अब टी और कॉफ़ी के बाहर भी मैंने कुछ जगह रखी है जो यूनिवर्सल सेट के तहत रहेगी। ठीक है ना, मतलब वो ऐसे बच्चे रहेंगे जो ना तो टी के सेट में आएंगे ना तो सी के सेट में आएंगे, ना इनके इंटरसेक्शन में वो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि वो टी और कॉफ़ी दोनों नहीं लेते।
जितने बच्चे टी लेते हैं वो इस वाले पोर्शन में आएंगे, सिर्फ टी लेते हैं। जितने कॉफ़ी लेते हैं वो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले पोर्शन में आएंगे, और जितने बच्चे दोनों भी लेते हैं वो इस वाले पोर्शन में आएंगे, ठीक है, डॉटेड वाले पोर्शन में। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है जिसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, ऐसे बच्चे जो दोनों भी ड्रिंक्स लेते हैं वो कितने हैं 100, तो वो 100 नंबर यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अब बताइए चाय लेने वाले कितने, चाय लेने वाले 150 है, लेकिन चाय लेने वाले 150 ऐसे 150 में से 100 तो यहाँ बैठ गए हैं जो कॉफ़ी भी लेते हैं। मतलब चाय लेने वाले बचे कितने, सिर्फ चाय लेने वाले कितने बचे, 50 ही बच गए, क्योंकि जब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो चाय लेने वाले बच्चे 150 भरने चाहिए, चाय लेने वाले बच्चे 150 होने चाहिए, तो है ना 100 + 50। अगर आप सिर्फ चाय लेने वालों में 150 को डाल देते हो तो चाय लेने वाले की संख्या फिर 250 बन जाएगी, जो कि गलत हो जाएगी। इसलिए जरूरी होता है कि पहले आप इंटरसेक्शन वाले पार्ट को लिखिए। चाय और कॉफी लेने वाले 100 है, और चाय लेने वाले, बात को समझना, सिर्फ चाय लेने वाला एंड चाय लेने वाला, सिर्फ चाय लेने वाला ये इस वाले शेडेड में आएगा, और चाय लेने वाला दोनों भी रहेंगे, क्योंकि चाय लेने वाले में कॉफी लेने वाला भी हो सकता है और भी हो सकता है, ये मतलब है। तो चाय लेने वाला एंड कॉफी लेने वाला यहाँ पर, सिर्फ चाय लेने वाला यहाँ पर, एंड चाय लेने वाला 50 + 100 150। चाय लेने वाला मतलब समझ रहे हो ना, कि जो चाय लेता है भैया, हमें मतलब नहीं फिर और कुछ और क्या करता है वो। उसी प्रकार से चाय एंड कॉफी लेने वाला इतना, फिर सिर्फ कॉफी लेने वाला कितना, देखिए कॉफी लेने वाला 225 है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं जो 100 है, तो 225 में से 100 चले गए तो 125 बच गए। अब ये 125 जो है वो सिर्फ कॉफी के ऊपर उनकी चाहत है, 50 जो है वो सिर्फ चाय को पसंद करते हैं। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर दे तो आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे कि वो या तो चाय पीते या फिर कॉफी पीते या दोनों पीते। तो इन टोटल को अगर आप 600 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वो बच्चे मिलेंगे जो बाहर आएंगे इन सबके, जो दोनों भी नहीं लेते। तो ये टोटल कितने हैं बच्चे, 125 + 100 225, 225 + 50 275। तो 600 में से अगर आप 275 को हटा देते हो तो कितना बचता है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और 5 में से 2 चले गए 3, ठीक है। तो 325 ऐसे बच्चे हैं जो चाय भी नहीं पीते और कॉफी भी नहीं पीते, बात समझ लेना। तो ये जो 325 है बच्चे, वो इन दोनों सेट से मैंने बाहर लिखा है, वो ना तो यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, वो बैठेंगे बाहर, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, ऐसे कितने बच्चे जो टी भी नहीं लेते और कॉफी नहीं लेते, वो तो 325 हो गए। आई बात समझ में। तो इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे मेन अहम चीज क्या होती है कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको पहले लिखिए, ताकि सिर्फ वाला पार्ट आप ले सको यहां से सब्ट्रैक्ट करके। यहां जो दिया हुआ रहता है वो सिर्फ वाला नहीं होता। मतलब अगर कह रहे हैं कि चाय पीने वाले 150 बच्चे, तो इसमें चाय के साथ कुछ और ड्रिंक करने वाले भी इन्वॉल्व है, ये सिर्फ चाय पीने वालों का नंबर नहीं है, ये ध्यान में रखना। बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते, उनको लगता है कि ये सिर्फ चाय पीने वाले का है, तो वो यहाँ पर 150 लिखते और फिर यहाँ पर 100 लिख देते, तो चाय पीने वाले की संख्या 250 बन जाती है। वो जो जब कहते हैं कि चाय पीने वाले 150 है तो इसके अंदर इंक्लूड है चाय के साथ कुछ और भी लेने वाले। जब कहते हैं कॉफी पीने वाले 225 है तो इसके अंदर कुछ ऐसे भी है जो कॉफी के साथ में चाय भी पीते हैं। इसलिए मेंशन करना जरूरी है इंटरसेक्शन वाला नंबर सबसे पहले, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, यहां पर मैं रुक जाऊंगा क्योंकि 1 घंटे के ऊपर हो चुका है लेक्चर। देखना अच्छे से, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें बाकी क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे। गुड बाय।